जैन साथियों, कैसे आप लोग? इतिहास की कड़ी में मध्यकालीन भारतीय इतिहास की आखिरी क्लास है। हम लोगों ने पाषाण काल से शुरू किया और पाषाण काल से चलते चलते हम लोग आज विजयनगर साम्राज्य और सिख धर्म का इतिहास पढ़ने वाले हैं। लास्ट क्लास है मध्यकालीन भारतीय इतिहास की। कल से हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे हम आधुनिक भारत का इतिहास। आज़ाद भारत का इतिहास हम पहले कंप्लीट कर चुके हैं, तो ले दे के लास्ट में हमारे पास वर्ल्ड हिस्ट्री बचती है। इतिहास का सारा पोर्शन कंप्लीट कर चुके हैं। आप लोग कितना रिवीजन कर पाते हो या फिर जो वीडियो में अपलोड कर देता हूँ उनको कितनी बार देखते हो, ये आप लोगों के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन मैं अपनी तरफ से 100% दे रहा हूँ आप लोगों को। अब आप देख लो कि आगे क्या इसके परिणाम रहेंगे, क्या ये तो वक्त बताएगा। चलो, विजयनगर साम्राज्य, इसका जो समय काल दिखाई दे रहा है वो दे रहा है 1336 से लेके 1565। 1336 जैसे ही दिखा तो इससे हमें सिंपल सा मामला समय आ रहा है कि ये है मोहम्मद बिन तुगलक के समय वाला काल। और इस वंश के जो संस्थापक हैं या इस साम्राज्य के जो संस्थापक हैं वो कौन है? हरिहर और बुक्का। और ये हरिहर और बुक्का हैं, ये दोनों भाई थे। इन्होंने इस साम्राज्य की स्थापना की और राजधानी बनाया हम्पी को। ये कर्नाटक वाला एरिया है। और विजयनगर साम्राज्य के जो वंश निकल के आए, विजयनगर साम्राज्य में जिन वंशों ने आगे चल के जो वंशों का बंटवारा हुआ, तो कुछ वंश निकल के आए। उनमें से संगम वंश, सालोब वंश, तुलुप वंश और अरबीडू वंश। ये जो वंश हैं, इन वंशों में से कुछ ऐसे शासक जरूर हैं जिनसे संबंधित प्रश्न पेपर में आते रहे हैं और आते रहेंगे। तो उनमें से देखते हैं। सबसे पहले हम संगम वंश, इस वंश के संस्थापक हरिहर और बुक्का। पहले हरिहर थे और बाद में कौन बन गए? बुक्का। हरिहर प्रथम फिर बुक्का प्रथम, ऐसे करके मामला था। इसके पिता थे, इन दोनों के जो पिता थे वो कौन थे? संगम थे। और उन्हीं के नाम पर उन्होंने वंश का निर्माण किया था या वंश की स्थापना की थी। हरिहर द्वितीय विजयनगर साम्राज्य का प्रथम शासक। ये हरिहर जो मैं बोल रहा था, हरिहर प्रथम या हरिहर द्वितीय है ये, जिसने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। ये पहला शासक बना। और इसने कौन सी उपाधि धारण की थी? महाराजा धिराज की उपाधि धारण की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो देवराय प्रथम है, देवराय प्रथम, इसके दरबार में इटली यात्री निकोलस कॉन्टी या निकोलो कॉन्टी आया था। और ये कई बार पेपर में पूछा गया है कि निकोलो कॉन्टी किस देश से संबंधित था या किस देश से आया था या फिर किसके दरबार में आया था? तो देवराय प्रथम के दरबार में आया था। और देवराय प्रथम कौन से वंश से संबंधित है भाई? संगम वंश से संबंधित व्यक्ति है ये, ठीक है। देवराय द्वितीय, इसके दरबार में भी आया एक व्यक्ति, और वो फारस से आया। फारस ईरान से आया व्यक्ति, और इसका नाम क्या है? अब्दुल रज्जाक। क्या? अब्दुल रज्जाक। इससे यही प्रश्न आते हैं कि कौन सा यात्री है, वो किस शासक के दरबार में आया था, कहां से आया था। तो मैंने बोला कि जो निकोलो कॉन्टी है ये तो आया था इटली से और देवराय प्रथम के दरबार में आया था। और देवराय द्वितीय के दरबार में जो आ रहा है वो फारस से आया। इसका नाम क्या है? अब्दुल रज्जाक, ठीक है। आगे देखो, यहाँ देवराय सेकंड है ना, इसको क्या बोला जाता है? इमाड़ी देवराय भी कहते हैं। ऐसे कुछ नहीं आते हैं। इस वंश का जो अंतिम शासक है वो विरूपाक्ष सेकंड है, ये भी प्रश्न नहीं आता है। तो इस वंश से जो प्रश्न आने वाले वो कौन कौन से हैं? उनमें से पहला प्रश्न तो यह है कि इस वंश के संस्थापक कौन थे? तो हरिहर बुक्का। पहला शासक कौन बना? हरिहर बना। और देवराय प्रथम के दरबार में निकोलो कॉन्टी आया था, और देवराय द्वितीय के दरबार में अब्दुल रज्जाक आया था। कहां से आया था? एक इटली से आया था और एक फारस से आया था। बात खत्म हुआ। इस वंश की स्थापना कब हुई थी? 1336 में हुई थी। इतना मामला है। अगला वंश है सालोब वंश। कौन सा वंश? सालोब। और ये जो सालोब वंश है इसके संस्थापक है नरसिंह सालोब। कौन? नरसिंह सालोब इस वंश के संस्थापक हैं। और नरसिंह सालोब की मृत्यु के बाद इमादी नरसिंह हैं, वो गद्दी पर बैठे। और इसके जो संरक्षक हैं वो नरसा नायक थे। संरक्षक होने का ही सीधा सीधा है कि बच्चा होगा। अल्प आयु में जो शासक बन जाता है उसका कोई ना कोई संरक्षण करता होता है जरूर, नहीं तो शासक रह ही नहीं पाएगा, उसको कोई ना कोई निपटा देगा। ठीक है, आ गया समझ में। अगला जो वंश है वो है तुलुप वंश। कौन सा वंश? तुलुप वंश। और तुलुप वंश के जो संस्थापक हैं वो कौन है? वीर नरसिंह हैं। इन्होंने निपटाई दिया किसको? इमादी नरसिंह को निपटा दिया, और ये शासक बन गए यहाँ पे, और तुलुप वंश की नींव डाल दी इन्होंने। इस वंश का एक शासक है, बहुत प्रसिद्ध शासक है, और इसका नाम क्या है? कृष्ण देव राय। और कृष्ण देव राय ये वही व्यक्ति हैं जिनका
बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुगे बाबरी में जिक्र किया और बोला था कि ये संभवतः उस समय के सबसे शक्तिशाली शासक थे। तो ये कृष्णदेव राय हैं। तुमसे पूछ लिया जाएगा कि कृष्णदेव राय कौन से वंश के शासक हैं, तो ये तुलुभ वंश के शासक हैं। कौन से वंश के? तुलुभ वंश के शासक है कृष्णदेव राय। इन्हें अभिनव भोज, आंध्र भोज या यवन राज की मतलब उपाधियों से नवाजा गया था। और ये आ भी जाता है कई बार पेपर में कि कृष्णदेव राय से संबंधित उपाधि कौन सी है, तो आंध्र भोज मतलब आया हुआ है, तो इसको याद रख लेना। कृष्णदेव राय ने संस्कृत में जाम्बती कल्याणम और तेलुगु में अमुक्त माल्याद और एक कौन सा ऊषा परिणय नामक नाटक लिखे थे। तो इससे एक और भी चीज पता चल रही है भाई, देखो हमने भोज परमार को देखा था, वो भी मतलब बड़े विद्वान आदमी थे, और ये दक्षिण भारत के मतलब भोज बोल सकते हैं इनको एक तरीके से, है ना। ये भी मतलब विद्या का बहुत ज्यादा सम्मान करने वाले, विद्वानों का बहुत सम्मान करने वाले मतलब व्यक्ति हैं, और एक कुशल योद्धा है। इसी वजह से मतलब बाबर ने अपनी कृति तुजुगे बाबरी में इनका जिक्र किया। ठीक है। दरबार में अष्ट दिग्गज मतलब रहते थे इनके में, वो बहुत प्रसिद्ध है। दरबार में तेलुगु कविता के पितामह कौन? कवि पेद्दाना। किसके दरबार में रहते थे? कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे। ये पेपर में आए प्रश्न तो आप लोग आसानी से लगा लेना। आगे देखो भाई, तालीकोटा या बन्नी हट्टी या राक्षसी तांगड़ी का जो युद्ध है वो कब हुआ था? 1565 में हुआ था। ये किस किस के बीच में हुआ था भाई? ये सदाशिव राव, ये एक तरीके से विजयनगर साम्राज्य की साइड से हैं, और इसके समय पे ये जो युद्ध हुआ ये हुआ बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य के बीच में हुआ। बहमनी साम्राज्य में जो मतलब बहमनी साम्राज्य के अंतर्गत जो मतलब आने वाले जो शासक हैं उन्हें देखेंगे तो वो बाद में बट जाता है। तो अहमदनगर, बीजापुर, बरार, बीदर और गोलकुंडा। समझ रहे हो? इधर विजयनगर साम्राज्य वाला संगम वंश, सालोब वंश, तालुब वंश और अरबीडू वंश। ठीक है, ये मतलब याद रख लेना है तुम्हें। ये तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग भी मतलब बोला जा रहा है इस समय को। किसको? तुलुभ राजवंश का जो समय काल है उसको क्या बोला जा रहा है? तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग मतलब बोला जा रहा है इसको। पुर्तगाली शासक है डोमिंगो पायस, ये कृष्णदेव राय के दरबार में आया था। भाई 3 लोगों को याद रख लेना अच्छे से। यहाँ पे इटली से आया निकोलो कॉन्टी, किसके? देवराय फर्स्ट के दरबार में आया। ठीक है, और ये अब्दुल रज्जाक है, वो देवराय सेकंड के में। और ये कौन है? डोमिंगो पायस। ये कौन? कृष्णदेव राय। ये देवराय देवराय ज्यादा हो रहा है मामला, और इसके चक्कर में मामला गड़बड़ ना हो जाए इस वजह से चीजों को रिवीजन किया करो बार बार, जिससे माइंड में रहता है कि ये चीजें ये है। ठीक है, ये अरबीडू वंश, इसके जो संस्थापक है वो तिरुमल है, और अंतिम शासक कौन है? रंगतृति। बात खत्म हुई। अगला जो वंश है वो कौन है? बहमनी साम्राज्य है। और बहमनी साम्राज्य की जो शुरुआत है ये हुई 1347 में, मतलब इसकी स्थापना कब हुई? 1347 में। और यहाँ पे इसकी स्थापना कब हो रही है? 1336 में। ये भी मतलब मोहम्मद बिन तुगलक के समय पे आजाद होने वाले राजा हैं या आजाद होने वाले वंश हैं, इन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। ठीक है, इसके जो संस्थापक हैं वो कौन है? अलाउद्दीन बहमन शाह अथवा हसन गंगू। ये आता है पेपर में सीधा सीधा सा, मतलब बहमनी साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे भाई? हसन गंगू। राजधानी इन्होंने गुलबर्गा को बनाया। ठीक है, और इनकी जो मुद्रा है वो हूण है। हूण जनजाति है मतलब इनकी जो मुद्रा है ये। ठीक है, रूसी यात्री निकतन बहमनी साम्राज्य की यात्रा पर आया था। उस समय शासक था मोहम्मद थर्ड। कौन था? मोहम्मद थर्ड। मतलब ये रूसी यात्री है कौन? निकतन। किसके समय पे आया था भाई? मोहम्मद थर्ड के। और मोहम्मद थर्ड कौन से वंश से संबंधित है? बहमनी साम्राज्य से संबंधित है, जरूर याद रख लेना। इस वंश का जो अंतिम शासक है वो कौन है? कलीमुल्ला। कौन है भाई? कलीमुल्ला। याद रख लेना। बहमनी साम्राज्य के 5 स्वतंत्र राज्य मतलब उभर के आए लास्ट में, मैंने ये बता ही दिया तुम्हें। तो ये डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि अहमदनगर है उसको निजाम शाही, इसके हेड कौन है? मलिक अहमद। बीजापुर आदिल शाही, यूसुफ आदिल शाह। बरार इमाद शाही, इमाद शाह। बीदर बरीद शाही, इसके कौन है? बरीद, अमीर अली बरीद। और गोलकुंडा ये कुतुब शाही और कुली कुतुब शाह। ये मतलब इससे संबंधित वाला मामला है। तुमने देखा था कि लास्ट में जाके पहले तो अकबर ने कोशिश की थी कि ये वाले एरिया हैं वो मुगल साम्राज्य में मतलब मिल जाए, लास्ट में जाके इनको कौन मिला लेता है? औरंगजेब। कौन मिलाता है? औरंगजेब। तो मुगल वंश से संबंधित हम लोग मतलब वीडियो अपलोड कर चुके हैं। तो जो मुगल काल के 2 पार्ट हैं, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड, दोनों को अगर देखोगे तो वो पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। इनसे कनेक्टिविटी दिख जाएगी तुम्हें कि क्या मतलब एक दूसरे से मामला है। अब भाई लास्ट पॉइंट है, या फिर हम ये बोलें कि ये जो लास्ट टॉपिक है वो क्या है? सिख धर्म। क्या? सिख धर्म। सिख धर्म में टोटल कितने गुरु हैं? 10 गुरु।
और 10 गुरुओं के नाम ही देख लो। सबसे पहले तो भाई सबसे पहला ही गुरु कौन है? गुरु नानक देव है। दूसरे गुरु है वो कौन है? गुरु अंगद। तीसरे कौन है? गुरु अमरदास। फिर कौन है? रामदास। फिर कौन है? अर्जुन देव। उसके बाद गुरु हरगोविंद। उसके बाद कौन है? गुरु हरराय। और हरराय के बाद कौन है? गुरु हरकिशन। उसके बाद गुरु तेग बहादुर। और लास्ट कौन है? गुरु गोविंद सिंह। और गुरु गोविंद सिंह के बाद मतलब कोई गुरु नहीं हुए। जो आदि ग्रंथ हुआ है उसी को मतलब गुरु घोषित कर दिया और बोला कि भाई अब कोई नया गुरु नहीं बनेगा। तो ये जो 10 गुरु हैं, तुमने जैन धर्म में मतलब देखा था कि उसमें 24 तीर्थंकर थे, याद है कि नहीं? तो जैन धर्म के जो संस्थापक थे ऋषभदेव थे, जो अंतिम तीर्थंकर थे वो कौन थे? महावीर स्वामी। और महावीर स्वामी के बाद कोई अगला तीर्थंकर था क्या? नहीं। तो वैसे ही इसमें गुरु गोविंद सिंह के बाद कोई भी अगला गुरु नहीं है। तो देखते हैं इनके कुछ मतलब इंपोर्टेंट काम है या इनके समय पे जो कुछ घटनाएं घटित हुई जो इनसे प्रश्न मतलब बनते हैं तुम्हारे पेपर में, उन्हें देख लो। सबसे पहले गुरु नानक देव। कहानियां या डिस्क्रिप्टिव चीजें फिर मतलब कभी पढ़ेंगे। हमारी अभी के जो मतलब समय है वो इजाजत नहीं दे रहा है कि हम ज्यादा मतलब समय लें। तो अभी के लिए जो इंपोर्टेंट फैक्ट्स हैं एग्जाम के लिए वो देख लो। गुरु नानक देव सिख धर्म के संस्थापक हैं ये। और इनका जो जन्म है वो 1469 ईस्वी में तलवंडी ननकानाबाद पाकिस्तान में हुआ। ठीक है, कौन? गुरु नानक देव की बात कर रहे हैं। इनकी मृत्यु हुई 1539 में और ये करतारपुर पाकिस्तान में ही है। यहाँ पे तो ये दोनों के दोनों मतलब जो जन्म वाला स्थान और जहां पे मृत्यु हुई दोनों के दोनों स्थान कहाँ पे है? पाकिस्तान में। और भाई बड़ी विडंबना वाला मामला है कि जो पंजाब वाला एरिया था, जब भारत और पाकिस्तान एक ही हुआ करते थे, या मतलब पाकिस्तान अलग देश नहीं बना था, उस समय पे जो पंजाब का एरिया था वो पंजाब कम से कम पंजाब में मतलब जितना भी जो सिखों का एरिया था वो एक ही तो था। अभी कंडीशन क्या हुई, जब देश का बंटवारा हुआ तो आधा पंजाब चला गया भारत में और आधा पंजाब पाकिस्तान में। तो अब सिख धर्म के अनुयायी पाकिस्तान में भी है और सिख धर्म के अनुयायी भारत में भी है। अब इनका एरिया इतना ज्यादा बड़ा तो था नहीं, इतना बड़ा मतलब ऐसा जो अगर हम उसके हिसाब से देखें जनसंख्या के हिसाब से तो सिख धर्म की जनसंख्या भी इतनी ज्यादा नहीं है। तो इनका जो बंटना है वो मतलब ठीक नहीं है। अब तुम देखो कि जो हिंदुस्तान में बैठे हुए सिख धर्म के लोग हैं उन लोगों का मतलब मामला होता है कि भाई यहाँ चाहे इनका जन्म स्थान हो वो तीर्थ स्थल हो, चाहे फिर इनकी जहां मृत्यु हुई वो तीर्थ स्थल हो, वो जाना चाहते हैं भाई अपने आदर्श के पास। वो भी जाना चाहते हैं कि मतलब कम से कम मिले मतलब अपने आदर्श से। हम सब चाहते हैं भाई अयोध्या हम जाते हैं, राम जन्मभूमि है, कृष्ण जन्मभूमि यहाँ पे है, यहाँ पे भोले बाबा की नगरी है, हम चाहते हैं कि नहीं चाहते? तो भाई गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने और पाकिस्तान गवर्नमेंट ने कुछ व्यवस्था कर करा के मतलब कुछ किया हुआ है यहाँ के लिए कि मतलब एक रोड डलवा दी और थोड़ा सा मतलब रिलैक्सेशन है कि चलो जा सकते हैं, तुम कम संख्या में जा सकते हैं, लेकिन फिर भी आजादी तो नहीं है ना उस हिसाब से। तो अब जो भी है, जो हो गया वो तो हो गया, पर कम से कम ये होना चाहिए था कि या तो फिर भाई ये इधर होता या फिर उधर होता। वैसे मतलब होना इधर ही चाहिए था, उधर का तो कोई मामला ही नहीं है क्योंकि वहां पे तो वैसे भी परेशान किया जा रहा है उन लोगों को। तो ये चलो, तो गुरु नानक देव के जो शिष्य हैं वो कौन है? वो गुरु अंगद हैं। और गुरु अंगद हैं, इन्होंने मतलब इसके समय पे मतलब कुछ व्यवस्था थी, जैसे लंगर की व्यवस्था है। ये संगत पंगत की जो शुरुआत है वो इन्हीं के समय पे मतलब हो गई थी। बहुत प्रसिद्ध वाला मामला है। जब तुम किसी गुरुद्वारे में जाओगे तो यार भूखे तो नहीं आओगे। गुरुद्वारे की ये जो मतलब व्यवस्था है, लंगर की व्यवस्था या संगत पंगत की मतलब साथ में बैठक के खाना खाने का जो मतलब मामला है, यहीं से ये चीजें मतलब बहुत आगे चली गई। और ये बिना कुछ लिए तुम्हें मतलब खाना खिलाते हैं। सेवा भाव वाला जो मामला है वो सिख धर्म में बहुत ज्यादा है। और सिख धर्म में जो सबसे अच्छी चीज जो तुम्हें दिखाई पड़ती है वो दिखाई पड़ती है कि यहाँ पे भेदभाव न के बराबर या फिर होता ही नहीं है। सब लोगों को एक समान रखना, खाना साथ में मतलब खिलाना, अपने भाई बर्तन खुद से साफ करना, तुम्हारे जूते तक मतलब साफ कर करके दे देते हैं। वो सेवा भाव वाला वो है। और सबसे बड़ी बात जो दिखाई पड़ती है वो दिखती है स्वच्छता। स्वच्छता एक अलग लेवल की है। वो मतलब तुम देखते हो किसी भी गुरुद्वारे में चले जाओ तुम्हें गंदगी मतलब नहीं मिलेगी। चलो ठीक है, अगले जो गुरु हैं वो कौन है? गुरु अंगद हैं। इनका समय काल 1539 से 1552 तक रहा। बचपन का नाम लहना हुआ करता था इनका। ठीक है, गुरुमुखी लिपि की मतलब शुरुआत की थी इन्होंने। जो गुरुमुखी लिपि है उसकी जो शुरुआत है वो किसने की थी? गुरु अंगद ने की थी। और उसके बाद जो मतलब है अगले गुरु वो गुरु अमरदास है। इनकी पुत्री थी भानी बेबी और इनके पति थे रामदास। मतलब ये वाले कौन? ये रामदास इसके पति हैं। और इसको 500 बीघा जमीन मतलब दान में मिली थी अकबर के द्वारा। और उस जमीन पे रामदास ने अमृतसर नगर बसाया। और इस अमृतसर नगर को मतलब पहले किस नाम से जाना जाता था? रामदासपुर के नाम से जाना जाता था। और गुरु पद वंशानुगत हो गया यहीं से। मतलब पहले वंशानुगत नहीं दिख रहा था, देख रहे हैं इसका क्या है, ये शिष्य है।
यहाँ पे ये भी मतलब शिष्य है। फिर इसके बाद मतलब ये दामाद हो गया, फिर इन्होंने क्या कर दिया इसको वंशानुगत, तो मतलब ये इनका बेटा है। ठीक है, गुरु अर्जुन देव, इनका ये जो समय रहा, इन्होंने स्वर्ण मंदिर की शुरुआत करवाई। अब यहाँ पे तीनों चीजों को देखो, मतलब गुरु अमरदास को जमीन मिली, मतलब बानी बीबी जो उनकी कौन है पुत्री, तो ये जमीन मतलब मिली गुरु अमरदास को। बानी बीबी की शादी हो गई रामदास से, तो रामदास ने उस जगह पे क्या बनवा दिया, नगर बनवा दिया, और उस नगर में जो स्वर्ण मंदिर है वो इनके बेटे ने मतलब अर्जुन देव ने मतलब बनवाया। क्लियर है? ये प्रश्न तीनों घुमा के आ जाते हैं और कंडीशन होते हैं अर्जुन देव ने क्या बनवाया था, तो भैया स्वर्ण मंदिर बनवाया था, ना कि अमृतसर। अमृतसर किसने बनवाया, रामदास ने। तो अमृतसर इन्होंने बनवाया, तो इन्हीं को जमीन दी होगी। नहीं, जमीन इन्हें नहीं दी, जमीन किसको दी, अमरदास को दी। कितनी जमीन दी, 500 बीघा किसने दी, अकबर ने दी। ठीक है, चलो आदि ग्रंथ का जो संकलन है वो हुआ गुरु अर्जुन देव के समय पे। बहुत प्रश्न आते हैं अर्जुन देव से। ठीक है, तो स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया, आदि ग्रंथ का संकलन करवाया, और सबसे मेन चीज हुई कि जो अकबर का लड़का है जहांगीर, उसने इन्हें क्या दे दी, फांसी दे दी। तो ये फांसी वाला जो मामला है वो वजह क्या थी, ऐसा मतलब बोला जाता है कि जो गुरु अर्जुन देव हैं, गुरु अर्जुन देव मतलब क्या कर रहे थे, एक तरीके से मतलब हेल्प कर रहे थे, मतलब किसकी, खुर्रम मतलब जहांगीर के लड़के की हेल्प कर रहे थे कि चल भैया तू आंदोलन कर दे या विद्रोह कर दे, हम तेरा साथ देंगे, ऐसे करके, ऐसा मतलब इनका कहना था, फांसी देना था, बात खत्म। हरगोविंद शासक बनते हैं, सैन्य शिक्षा का प्रारंभ किया इन्होंने। मतलब सैन्य शिक्षा मतलब इन्होंने बोला कि भैया यहाँ तक तो चीजें कैसी थी, शांतिपूर्वक चल रही थी। जब इनको लगा कि मतलब हमारे गुरु को ही फांसी दे दी, तो यार अपने आप को सशक्त बनाओ, तो इन्होंने सैन्य व्यवस्था की मतलब शुरुआत की, और अमृतसर की किलेबंदी कर दी। अकाल तख्त की जो स्थापना है वो इन्हीं के समय पर मतलब हुई है, भाई जरूर याद रख लेना। ठीक है, हर्राय दारा सिको का समर्थन किया, बड़े बेटे राम राय और औरंगजेब के क्या मामला है, तुम्हें पता हुआ है कि जो दारा सिको है वो कौन है, औरंगजेब के बड़े भाई थे, और ये मतलब दारा सिको के शासक बनाना चाहते थे। जब ये वाली कंडीशन क्रिएट हुई तो औरंगजेब ने क्या किया, इसे और इसे मतलब क्या कर दिया भाई, बंदी बना लिया। और अगली वाली कंडीशन मामला हुआ कि जो उनका जो छोटा पुत्र है हरकिशन, वो मतलब हेड बनता है, क्योंकि औरंगजेब ने इनको साइड कर दिया, फिनिश किया। ठीक है, अगला जो मतलब गुरु बने वो कौन बने, हरकिशन बने। और हरकिशन है ये चेचक से इनकी मतलब मृत्यु हो गई। भाई चेचक उस समय बड़ा भयानक मतलब मामला हुआ करता था। आज तुम्हें इतना ज्यादा नहीं लगता है वो चीजें, पहले चेचक या फिर कोई छोटी छोटी सी बीमारियां जो आ जाती थी, वो बीमारियां गांव के गांव को नष्ट करके चली जाती थी। मतलब एक तरीके से बोलते थे कि भैया गांव में मतलब मरी पड़ी है, मतलब मरी मतलब एक तरीके से अकाल पड़ रहा है कभी, तब गांव के गांव नष्ट हो गए। या फिर मतलब कोई बीमारी आ गई तो वायरस फैल गया, अब उस वायरस का ना कोई इलाज है ना कुछ भी है, तो मतलब एक व्यक्ति से वो दूसरे व्यक्ति पे, दूसरे से धीरे धीरे करके वो पूरे गांव को चपेट में ले लेते थे, और पूरा का पूरा गांव तबाह हो जाता था। ये स्थिति होती थी। और तुमने देखा भी होगा बहुत सारे लोग तुम्हें ऐसे मिल जाएंगे कि किसी का चेचक की वजह से पूरा मतलब चेहरा है वो खुदा पड़ा मतलब मिल जाएगा, कहीं किसी का मतलब बोले कि ऐसा हो गया, चेचक से हुआ था, ऐसा हुआ था, वो चीजें तुम्हें कहानी सुनने के लिए मिल जाती हैं। तो ये जरूर याद रख लेना कि कौन से गुरु थे जिनकी मृत्यु चेचक से हुई थी भाई, हरकिशन। ठीक है, अगले गुरु हैं नौवे गुरु, इनका नाम है गुरु तेग बहादुर। ठीक है, और तेग बहादुर का जो मामला है इन्हें भाई जरूर याद रख लेना, ये हरगोविंद के पुत्र हैं। किसके, हरगोविंद के मतलब पुत्र हैं। औरंगजेब ने इस्लाम धर्म स्वीकार न करने पर गुरु तेग बहादुर की हत्या कर दी, क्योंकि जो औरंगजेब है वो कट्टर इस्लामिक थे। मैंने बता ही दिया था कि वो पूरी तरीके से मतलब इस्लाम का पताका लहराना चाह रहे थे, और इसी वजह से वो चाहते थे कि सारे के सारे, खासकर वो जो विरोधी लोग हैं वो कम से कम मतलब इस्लाम को स्वीकार कर लेंगे तो फिर कोई विद्रोही रहेगा ही नहीं। ऐसा होता नहीं है भाई, ना तो दुनिया में ऐसा कोई विचार हुआ और ना कोई ऐसा व्यक्ति हुआ जिसके 100% फॉलोअर हो जाए या समर्थक हो जाए, कभी ऐसा नहीं हो पाएगा, संभव नहीं है किसी भी हालत में। और ना ऐसी कंडीशन बने कि कोई भी ऐसा दुनिया में कोई बुरे से बुरा कोई ऐसा विचार नहीं हुआ कि जिसका कोई भी समर्थक ना हो। हाँ सच बता रहा हूं मैं, ऐसी ऐसी कंडीशन होती है कि मतलब कोई बलात्कार करके भी जेल चला जाता है ना, उसके भी मतलब साथी बन जाते हैं बहुत सारे, बोलते हैं अरे दोस्त है अपना, बताओ तो वो मर्डर करके आ रहा है, मर्डर करने के बाद उसके मतलब न जाने इतने फॉलोअर मतलब बढ़ गए, वो बोलता है कि अच्छा मैं तो सोच रहा था कि मर्डर करके स्थिति गड़बड़ हो जाएगी, यहाँ तो मर्डर करके फायदा हो गया। देखते हो कि नहीं देखते हो, एक तरीके से मतलब गैंगस्टर जो मतलब हो रहे होते हैं वो कंडीशन को बढ़ावा दिया जाता है लगातार लगातार वो कंडीशन। ठीक है, तो अच्छी चीजों को प्रमोट करने वाले भी लोग मिलते हैं और बुरी चीजों को भी, और अच्छा बुरा क्या है ये तो मतलब पता भी नहीं है, मतलब हमने बोल दिया कि नहीं ये बुरा है तो वो हमें बुरा लग रहा है, हो सकता है कि वो चीज दूसरे को अच्छी लगती हो, उसमें क्या बोला है। चलो ठीक है,
गुरु गोविंद सिंह ये अंतिम गुरु हैं और 10वें गुरु हैं। इनका जन्म मतलब पटना में हुआ था, ठीक है। खालसा पंथ की स्थापना है वो इन्हीं के समय पे हुई और इन्होंने सिंह कौर परंपरा की मतलब शुरुआत की। सिंह कौर परंपरा का मतलब ये है, इन्होंने बोला कि यहाँ पे मतलब भेदभाव तो पहले से ही नहीं था। इन्होंने ये बोला कि जो लोग जातियों में जैसे बटे हुए हैं, जो लोग मतलब ये बोल रहे हैं कि तो छोटा बड़ा ये सब चीजें मतलब इसमें थी नहीं, लेकिन फिर भी इन्होंने बोला कि कुछ मतलब टाइटल दिया जाए। तो इन्होंने बोला कि भाई जो पुरुष हैं वो अपने नाम के पीछे सिंह लिखेंगे, है ना, और जो महिला है वो अपने नाम के पीछे कौर लिखेंगे। मतलब कोई जाति आती जैसा सिस्टम नहीं, सिर्फ सिंह और कौर। फिर तुमने बहुत सारे सिंह और कौर पे गाने भी सुने होंगे, तुमने बहुत सारे मतलब तुम्हारे मित्र होंगे हरभजन सिंह ऐसे करके मतलब मामला। तो ये सिंह मतलब डॉक्टर मनमोहन सिंह, समझ में आ रहा है। तो ये जो सिंह मतलब लिखने का जो मामला है वो यही है, और कौर तो समझ गए ना। तो सिंह और कौर का जो मतलब मामला है ये ठीक। उसके साथ साथ इन्होंने 5 ककार शुरू किए, और 5 ककार का मतलब क्या है, इन्होंने बोला कि 5 क मतलब केस मतलब बाल, कंगा बालों को ठीक रखने के लिए, केस, कंगा, कच्छा, कड़ा और कृपाण, ये एक सच्चे सिख को धारण करनी है। 5 ककार, केस, कंगा, कच्छा, कड़ा और कृपाण। कड़ा समझ में आ गया, केस, कंगा, कच्चा, कड़ा और कृपाण, ये एक सच्चे सिख को धारण मतलब करना है, ये मामला है, ठीक है। इनकी जो हत्या है वो पठानों द्वारा कर दी गई थी नांदेड़ महाराष्ट्र में 1708 में, और इनके बाद मतलब कोई गुरु नहीं हुआ। और ये चीजें मतलब मुझे लग रहा है कि चीजें तुम्हें समझ में आ गई होंगी, और मध्यकालीन भारतीय इतिहास है वो हमारा समाप्त हो गया। कल से हम लोग पढ़ने वाले हैं आधुनिक भारत का इतिहास। और अगर आप लोगों को ऑफलाइन क्लासेस मतलब लेनी है तो आप जौरा, कैलारस, सबलगढ़ में मतलब आइए, स्वागत है आपका। जय हिंद, हर हर महादेव।